गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति में हमने अब तक आप तक 4 पाठों के वीडियो भेज दिए हैं। आज हम इस पुस्तक का अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। अध्याय 5 में समकालीन दक्षिण एशियाई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं आपको इसके बारे में कुछ परिचय दूं कि जब हम शीत युद्ध के दौर से में विश्व के बड़े फलक पर हुए बदलाव से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र में यानी दक्षिण एशिया की ओर मुड़े तो 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बिठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा और इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इनके अतिरिक्त यहाँ जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर के भी अनेक संघर्ष या झगड़े होते रहते हैं और इन्हीं वजहों से दक्षिण एशियाई का इलाका बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। यहाँ दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें या यह क्षेत्र विकास करके काफ़ी समृद्ध बन सकता है। हम इस अध्याय में दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद जो संघर्ष की प्रकृति है और इन देशों में आपसी सहयोग को एक प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें इन झगड़ों और सहयोगात्मक दृष्टि से मिजाज पर पहुँचें कि झगड़ों की बजाय इस क्षेत्र में आपस में शांति बहाल रखी जाए। अब हमें यहाँ पर पहुँचते हैं कि दक्षिण एशियाई है क्या? क्या है दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि दक्षिण एशिया क्या है, जो अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की ओर हमें इंगित करता है। दक्षिण एशिया क्योंकि उत्तर की विशाल पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब महासागर है तथा पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी इस इलाके को अपने आप एक प्राकृतिक रूप से अलग ही नज़ारा बना देती है। इसलिए भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसे हम उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दे सकते हैं। इसमें सांस्कृतिक अनूठेपन है तथा चीन, म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल 7 देशों के लिए ही है और वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 7 देशों को ही
दक्षिण एशिया के देश माना जाता है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं के दौर से गुजरा है। भारत और श्रीलंका ने ब्रिटेन की आज़ादी प्राप्त की है और उसके पश्चात ही यहाँ सुव्यवस्थित सफलता लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का गौरव प्राप्त किया है। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक देश रहा है तथा पाकिस्तान बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी और जिसमें पहली सरकार बेनीजोर भुट्टो और दूसरी नवाब शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। लेकिन 1999 के में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ और 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 में नेपाल में भी संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ले लेगा। तो 2008 में वहाँ राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और राजतंत्र को ख़त्म करके नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर ही पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में लोकतांत्रिक एक स्वीकृत मूल्य चला है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश में ऐसा बदलाव भी बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा मालदीव जो 1968 में यहाँ शासक बना, गणराज्य शासक बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया और मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा किया। यहाँ दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड कुल मिलाकर एक मिला जुला रहा है। उसके बावजूद दक्षिण एशिया के देशों में जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है और इस क्षेत्र के जो 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण में ये बात जाहिर हुई है 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है और सभी देश हर वर्ग और धर्म और तथा गरीब या आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य जो 4 बड़े देश हैं उनमें भी लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है, इसका हम बारी बारी से इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस देश में, इन देशों में लोकतंत्र की सरकार कैसे क्या रही। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों प्रकार की शासन प्रणाली रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल
याहिद खान ने शासन की बागडोर संभाली। याहिद खान ने सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्ला संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और उसके तहत पाकिस्तान से भारत का भी युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही और 1977 में जनरल याम उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और 1982 के बाद जनरल याजू को लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनीजोर भुट्टो ने नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार बनी पाकिस्तान में। इसके बाद की राजनीति बेनीजोर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही और निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। लेकिन 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाब शरीफ को अपने शासन से हटा दिया और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। इस प्रकार से पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी और शासक ने अपने लोकतंत्र जताने के लिए चुनाव भी कराए। लेकिन 2008 में से पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीके से चुने हुए नेता शासन कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंतर्गत जो लोकतंत्र के स्थायित्व न बन पाने के कई कारण रहे हैं। यहाँ एक तो सेना, धर्म गुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबाव है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। मेन कारण यह है धर्म गुरु और भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक दबदबा तथा पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा तनातनी रही है। इस तनातनी की वजह से भी सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान में और वह समूह दलील देता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की दमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये कुछ ऐसी बातें रही हैं जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पूर्णतः लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है और सेना अपना तख्ता पलट देती है। ताकतें सैनिक शासन को ज़्यादा उचित ठहराती है। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का दबदबा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेम मौजूद और मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन चले इसके लिए कोई खास इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला है और इसकी मेन वजह है कि अमेरिका जैसा या अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों के गुजरते वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है और उन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे विश्वव्यापी इस्लाम आतंकवाद कहते हैं और इन देशों में यह डर सताता है कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा परमाणु हथियार हैं ये परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएं और ऐसी स्थिति में ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का जो रखवाले बनते हैं यही कहीं बक्संग न बन जाएं। इस प्रकार से कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र पूर्णतया बहाल नहीं हो सका है। यहाँ पर सैनिक शासन और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया चली आ रही हैं।